कतर की औरतें और उनकी जवान बेटियां आखिर फिटकरी का करती क्या थीं? जब ये राज मुझे पता चली तो मेरे होश उड़ गए। मेरा पति कतर में नौकरी करता था और उनकी मालकिन मेरे पति से हर रोज फिटकरी मांगती थी और उस फिटकरी को तेल में मिलाकर हर रात अपने कमरे में ले जाती थी। ये राज जानने के लिए मैं एक रात चुपके से उसके कमरे में छुप गई। मैंने देखा मालकिन तेल में भिंगे फिटकरी को अपने नमस्कार। मेरी कहानी शुरू होती है एक प्यारे से गांव से, लेकिन मेरे लिए ये गांव एक पिंजरा था। मैं 24 साल की थी, अपने माँ बाप की सबसे बड़ी बेटी और एक गरीब परिवार की बेटी। मैं ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, लेकिन मेरी आंखों में एक चमक थी, मेरे होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान जो शायद किसी को मेरे दिल की गहराई तक ले जा सकती थी। मेरे लंबे बाल हवा में लहराते और मेरी साड़ी की सिलवटें मेरी कमर को हल्का सा छूती थीं। मैंने गांव के सरकारी स्कूल से 10वीं तक पढ़ाई की थी और मेरे सपने बड़े थे। मैं चाहती थी कि मेरी शादी किसी पढ़े लिखे समझदार इंसान से हो, जो मेरे दिल को समझे, मेरी चाहतों को पंख दे। लेकिन गांव में लड़कियों की शादी जल्दी हो जाती है और मेरे माँ बाप को मेरी शादी की जल्दी थी। मेरे माँ बाप दिन रात मेरे लिए रिश्ता तलाशते। मेरी माँ मेरे लिए चाय बनाती और कहती, बेटी तुझे ऐसा लड़का मिलेगा जो तुझे रानी बनाएगा। लेकिन मेरे पिताजी चुप रहते। वो खेतों में काम करते और रात को थके हारे लौटते। उनकी कमीज पर मिट्टी की गंध और पसीने की नमी रहती। मैं हर रात अपने छोटे से कमरे में एक टूटे हुए आईने के सामने बैठकर सोचती कि क्या कोई मेरे दिल की गहराई को समझेगा, क्या कोई मेरे सपनों को सच करेगा। मेरे दिल में एक आग थी, एक चाहत थी, कोई तो हो जो मुझे देखे, मेरे होठों की मुस्कान को छुए और मेरे दिल की धड़कनों को सुने। लेकिन गांव की जिंदगी में मेरे लिए बस काम था, चूल्हा जलाना, भाइयों के लिए खाना बनाना और माँ बाप की सेवा करना। एक दिन मेरे पिताजी के दोस्त अब्दुल चाचा घर आए। उन्होंने एक रिश्ता बताया। लड़के का नाम था शुहेब, उम्र 30 के आसपास। वो गांव का था, लेकिन कतर में उसकी अच्छी नौकरी थी। उसका चेहरा सांवला था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहराई थी और उसकी मुस्कान में एक जादू। वो पढ़ा लिखा था और उसकी कमाई इतनी थी कि मेरे माँ बाप का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। अब्दुल चाचा ने शुएब का फोटो दिखाया। मैंने उसे देखा और मेरा दिल धड़क उठा। उसकी आंखों में एक चमक थी जो मेरे दिल को छू गई। मैंने सोचा, शायद यही वो इंसान है जो मेरे सपनों को सच करेगा। शुएब अपने घर में सबसे बड़ा बेटा था। उसके 3 छोटे भाई बहन थे, एक कुंवारा भाई और 2 छोटी बहनें। उसके पिता कई साल पहले गुजर गए थे, लेकिन उसकी माँ का साया अभी भी था। रिश्ता फोटो देखकर ही तय हो गया। शुएब कतर में था, इसलिए वो शादी के लिए ही हिंदुस्तान आने वाला था। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मुझे शुएब को जानने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन मेरे दिल में एक उम्मीद थी, एक नया घर, नया प्यार और नई जिंदगी। शादी सादगी से हुई। शादी की रात जब मैं दुल्हन के जोड़े में थी, मेरी साड़ी का पल्लू मेरे कंधों को ढक रहा था और मेरे हाथों में मेहंदी की खुशबू बसी थी। जब शुएब मेरे करीब आया तो उसकी सांसों की गर्माहट ने मेरे दिल में एक हलचल मचा दी। उसने मेरे हाथों को छुआ और धीरे से कहा, सायमा तुम मेरे लिए खास हो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। उसकी आवाज़ में एक गर्मी थी जो मेरे शरीर को पिघला रही थी। उसकी उंगलियां मेरे हाथों पर रेंगी और मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मैंने सोचा, शायद अब मेरी जिंदगी बदल जाएगी। ससुराल का घर छोटा था, लेकिन शुएब की कमाई अच्छी थी। मेरी माँ ने मुझे समझाया, बेटी घर से कुछ नहीं होता, लड़के की कमाई अच्छी होनी चाहिए। मैंने उनकी बात मान ली। लेकिन ससुराल में मेरी बीमार सास और चालाक नंदों ने मुझे ताने देने शुरू कर दिए। मेरी नंदनें रुखसाना और नाजिया हर वक्त मेरी बुराई करती। वो कहती, ये गांव वाली बहू क्या जानेगी ससुराल चलाना। उनके ताने मेरे दिल को चीरते, लेकिन मैं चुप रहती। शादी के चौथे दिन शुएब ने अपना सामान पैक करना शुरू किया। वो कतर वापस जाने वाला था। मेरी आंखें नम हो गई। मैंने रोते हुए कहा, अभी तो हमारी शादी को 4 दिन भी नहीं हुए, तुम मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हो। हमने तो अभी एक दूसरे को जाना भी नहीं। शुएब ने मेरे गालों को छुआ और उसकी उंगलियों की गर्माहट ने मेरे दिल को फिर से हिला दिया। वो बोला, सायमा मेरी मजबूरी है, मेरी नौकरी कतर में है, मैं ज्यादा दिन नहीं रुक सकता, वरना मेरी जॉब खतरे में पड़ जाएगी। उसने बताया कि वो 2 महीने की छुट्टी पर आया था, लेकिन कंपनी ने उसकी छुट्टियां कैंसिल कर दी। मेरे दिल में गुस्सा था। मैं सोच रही थी, एक परदेसी से शादी करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं रात भर रोती रही और शुएब की बाहों में सिमटकर सो गई। उसकी गर्मी, उसकी सांसें, सब कुछ मेरे दिल को सुकून दे रहा था। लेकिन सुबह वो फिर सामान पैक करने लगा। तभी वो बाजार गया और 15-20 किलो फिटकरी लेकर लौटा। मैं हैरान थी। मैंने पूछा,
इतनी फिटकरी का क्या करोगे? क्या कतर में गंदा पानी आता है? मेरी माँ गांव में फिटकरी से बर्तन साफ करती थी और मैंने यही सोचा, लेकिन शुएब हंस पड़ा। उसने कहा, नहीं साइमा, कतर में शुद्ध पानी आता है। वहाँ की औरतें फिटकरी का कुछ और इस्तेमाल करती हैं। ये यहाँ महंगी बिकती है। उसकी बातों में एक रहस्य था जो मेरे मन में उत्सुकता जगा गया। शुएब मुझे छोड़कर कतर चला गया। मैं ससुराल में अकेली थी। मेरी सास बीमार रहती थी और अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। लेकिन मेरी नंदने, रुखसाना और नाजिया हर वक्त मेरी निगरानी करती। वो मेरे आंसुओं को ड्रामेबाजी कहती और कहती, तुझे क्या, तेरा पति तो कतर में ऐश कर रहा है। उनके ताने मेरे दिल को चीरते, लेकिन मैं चुप रहती। मैं हर रात अपने छोटे से कमरे में एक पुराने पलंग पर लेटकर रोती। मैं शुएब को याद करती, उसकी गर्म सांसों को, उसकी उंगलियों को जो मेरे गालों को छूती थीं। शुएब मुझे रोज फोन करता। उसकी आवाज़ में एक दर्द था। वो कहता, साइमा, तुम्हारे बिना मेरा दिल नहीं लगता। तुम्हारी वो मुस्कान, तुम्हारा वो स्पर्श, सब मुझे याद आता है। उसकी बातें सुनकर मेरे दिल में फिर से वो गर्माहट जाग जाती। मैं उसे कहती, शुएब, मुझे अपने पास बुला लो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। मेरी नंदने ये बातें सुनकर जल भुन जाती और शुएब को फ़ोन पर मेरी बुराई करती। वो कहती, ये साइमा ड्रामा करती है, इसे घर से निकाल दो। एक दिन शुएब ने मुझे खुशखबरी दी, साइमा, मैं तुम्हें कतर बुला रहा हूँ, सारे कागजात तैयार हैं। मैं खुशी से झूम उठी, लेकिन मेरी नंदनों के चेहरे लटक गए। वो चाहती थी कि शुएब उन्हें बुलाए। मैंने उनकी बातों को नज़रअंदाज किया और कतर के लिए जाने की तैयारी शुरू कर दी। शुएब ने मुझसे कहा, 20 किलो फिटकरी लेकर आना। मैं हैरान थी, इतनी फिटकरी? अभी तो तुम 15 किलो ले गए थे, अब फिर 20 किलो? लेकिन मैंने उसकी बात मान ली। मैंने अपने सामान में फिटकरी भरी और कतर के लिए निकल पड़ी। रास्ते में मेरे मन में सवाल थे, आखिर ये फिटकरी का क्या राज है? शुएब इसे किसे बेचता है? मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन शुएब से मिलने की खुशी उस बेचैनी को दबा रही थी। कतर पहुंचते ही मैंने शुएब को देखा। उसकी सांवली त्वचा, गहरी आंखें और वो जादुई मुस्कान, सब कुछ मेरे दिल को छू गया। मैं उसकी बाहों में समा जाना चाहती थी, लेकिन उसने पहला सवाल पूछा, फिटकरी लाई हो? मेरा दिल टूट गया। मैंने सोचा, मुझसे मिलने से ज्यादा उसे फिटकरी की चिंता है। मैंने चुपके से फिटकरी का थैला उसे दे दिया। वो इसे लेकर कहीं गया और लौटते वक्त उसके पास ढेर सारे पैसे थे। उस रात उसने मुझे अपनी बाहों में लिया और उसकी गर्म सांसों ने मेरे शरीर में फिर से वो हलचल मचा दी। उसकी उंगलियां मेरे बालों में उलझी और उसकी आवाज़ मेरे कानों में गूंजी, साइमा, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। मैं फिटकरी का सवाल भूल गई। 2 महीने हमने साथ बिताए। वो दिन, वो रातें, सब कुछ सपने जैसा था। हम कतर के रंगीन मॉल्स में घूमे, जहां औरतें सोने से लदी थीं और उनकी साड़ियां हवा में लहराती थीं। शुएब मुझे आइसक्रीम खिलाता और उसकी आंखों की चमक मेरे दिल को पिघला देती। लेकिन 2 महीने बाद शुएब ने कहा, साइमा, तुम्हें वापस हिंदुस्तान जाना होगा, यहाँ खर्चा ज्यादा है और मेरे परिवार को पैसे चाहिए। मेरी माँ और बहनें रोज फोन करती हैं। मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ नौकरी कर लूंगी। शुएब हंसा और बोला, तुम्हें क्या काम आता है? मैंने ठान लिया। मैंने पड़ोस की हिंदुस्तानी औरतों से बात की और 3-4 घरों में खाना बनाने और साफ सफाई की नौकरी पकड़ ली। मैं खाना बनाने में माहिर थी। मेरे हाथ की बिरयानी, करी और रोटियां कतर की औरतों को खूब पसंद थीं। मैं सुबह सुबह उनके घर जाती और उनके किचन में काम करती। लेकिन हर घर में मैंने एक अजीब चीज़ देखी, बड़े बड़े डिब्बों में फिटकरी। एक दिन मैंने एक मालकिन को चुपके से फिटकरी को पानी में डालते देखा। वो उसे ढककर कोने में रख रही थी, जैसे कोई राज छुपा रही हो। मैंने सोचा, ये औरतें फिटकरी का क्या करती हैं? मैंने शुएब से पूछा, लेकिन उसने कहा, मुझे नहीं पता, बस ये महंगी बिकती है। मेरा शक गहरा गया। मैंने अपनी माँ से भी पूछा, लेकिन उन्हें भी कुछ नहीं पता था। मैंने शुएब से कहा, तुम पता करो ये फिटकरी का क्या माजरा है। शुएब हंसा और बोला, तुम औरतें छोटी छोटी बातों पर इतना सोचती हो। एक दिन शुएब ऑफिस से घर आया और बोला, साइमा, आज मैं तुम्हारा सवाल हल करूंगा। मैंने फिटकरी का राज पता कर लिया है। मैं उत्साहित हो गई। मैंने जल्दी से उसके लिए चाय बनाई और उसके पास बैठ गई। उसकी आंखों की चमक, उसकी मुस्कान, सब कुछ मेरे दिल को छू रहा था। उसने बताया, कतर की औरतें फिटकरी से एक खास दवा बनाती हैं। वो इसे पानी में कुछ सामान के साथ मिलाकर कई दिन रखती हैं, फिर सुबह सुबह इसे पीस कर पीती हैं। उनका मानना है कि इससे खूबसूरत बेटा पैदा होता है। मैं चौंक गई। मैंने कहा, सच में? ये तो जादू जैसा है। शुएब ने हंसकर कहा,
हाँ, मैं इसे अपने दोस्त को महंगे दामों में बेचता हूँ। ये यहाँ बहुत वैल्यूबल है। उसने बताया कि कतर की औरतें इसे छुपाती हैं क्योंकि ये उनका पुराना टोटका है। वो नहीं चाहती कि ये राज किसी को पता चले। मैं हैरान थी। मैंने सोचा, अगर हिंदुस्तानी औरतों को ये पता चला तो हर घर में फिटकरी होगी। मैंने शोएब से पूछा, क्या ये सच में काम करता है? वो बोला, मुझे नहीं पता, लेकिन लोग इसे मानते हैं। कुछ महीनों बाद मैं प्रेग्नेंट हुई। मैंने कोई दवा नहीं पी, लेकिन मेरे मन में सवाल थे। क्या फिटकरी सच में बेटा पैदा करती है या ये बस एक अंधविश्वास है? मैंने अपने काम पर ध्यान दिया। मैं सुबह सुबह कतर की औरतों के घर जाती और उनके लिए खाना बनाती। एक मालकिन प्रेग्नेंट थी और मैंने उसका खास ख्याल रखा। कुछ महीनों बाद उसने बेटे को जन्म दिया। मैंने सोचा शायद उसकी फिटकरी वाली दवा काम कर गई। लेकिन जब मेरे 9 महीने पूरे हुए और मैंने अपने बेटे को जन्म दिया तो मैं हैरान थी। मैंने तो कोई दवा नहीं पी थी, फिर भी मुझे बेटा हुआ। मैंने सोचा, बेटा हो या बेटी, ये ऊपर वाले की देन है। मैं अपने बेटी को अपनी बाहों में लेकर रो पड़ी। उसकी छोटी छोटी उंगलियां, उसकी मासूम मुस्कान, सब कुछ मेरे दिल को सुकून दे रहा था। मैं और शोएब अब कतर में सेटल हो गए। मैं अपने काम में मशगूल थी और हम अच्छा कमा रहे थे। कतर की औरतें मेरे खाने की तारीफ करती और मेरी सफाई को देखकर हैरान होती। लेकिन फिटकरी का राज मेरे मन में एक सवाल बनकर रह गया। मैंने सोचना बंद कर दिया। मैं अपने बेटे के साथ खुश थी, लेकिन मेरे दिल में एक और ख्वाहिश थी, एक बेटी। मैं चाहती थी कि मेरी फैमिली पूरी हो। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।